नमस्कार, झारखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है सैयद सोबान। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन को। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ रविवार को ली थी अजीत पवार ने। उसके बाद बुधवार को अजीत पवार गुट और चाचा शरद पवार गुट ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद जीत अजीत पवार खेमे की मानी जा रही है। वहीं अगर आप दूसरी तस्वीर में देखेंगे तो भारत चांद पर पहुंचने की एक और कोशिश करने जा रहा है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के जरिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 को GSLV मार्क 3 रॉकेट के साथ जोड़ा गया है, जिसके ताज़ा तस्वीरें हैं वो आपके सामने आपको नजर आ रही हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यूपी के बरेली की SDM ज्योति मौर्य पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। कारण है उनका और उनके पति आलोक मौर्य के साथ तलाक पर विवाद। SDM ज्योति मौर्य के कई वीडियो और ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि दैनिक जागरण किसी भी वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सामने क्या कुछ निकल के आ रहा है, मामला क्या है, इस पर हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ रविवार को अजीत पवार ने ले ली थी, जिसके बाद बुधवार को अजीत पवार गुट और चाचा शरद पवार गुट ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद जीत अजीत पवार खेमे की मानी जा रही है। शक्ति प्रदर्शन के दौरान अजीत पवार ने चाचा शरद पवार पर हमला बोला और उनकी उम्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी में नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, आपकी उम्र 80 के पार हो गई है, आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते। अजीत पवार ने आगे कहा कि 2004 में कांग्रेस से ज्यादा विधायक होने के बावजूद एनसीपी के सीएम पद का मौका खो दिया था और अजीत पवार ने कहा कि मैं चुप बैठा तो लोग समझेंगे मुझ में ही खोट है। शरद पवार हमारे देवता हैं, हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं लोगों के कल्याण के लिए अपनी कुछ परियोजनाओं को लागू करने के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह से ही 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी। अजीत पवार ने कहा कि 2017 में भी हमारी वर्षा बंगले पर मीटिंग हुई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं छगन भुजबल, जयंत पटेल के आदेश पर मैं और कई अन्य लोग वहां गए थे। वहां बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए थे। हमारे बीच कैबिनेट पोर्टफोलियो आवंटन और मंत्रियों के पदों पर चर्चा हुई, लेकिन बाद में हमारी पार्टी ने कदम पीछे कर लिए। वहीं पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार के साथ पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक में कहा गया था और जब मैंने वहां का दृश्य देखा तो मुझे हंसने का मन हुआ। वहां पर 17 विपक्षी दल थे, उनमें से 7 के पास केवल एक लोकसभा में सांसद है और एक पार्टी है जिसके पास एक भी सांसद नहीं है। उनका दावा है कि बदलाव लाएंगे। हमने एनडीए में शामिल होने का जो फैसला लिया है वो देश और हमारी पार्टी के लिए है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। वहीं अब एनसीपी का मामला निर्वाचन आयोग तक भी पहुंच चुका है। अजीत पवार ने पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। सूत्रों के अनुसार बाद में एनसीपी के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर अजीत पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र भी दायर किया गया था। और इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल के जरिए इस बारे में अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया है, जहां पर श्री पाटिल ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने भी इस सियासी हंगामे पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि शरद पवार के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि राज्य में जो हुआ वो बहुत घृणित है। ये राज्य के मतदाताओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। ये सब चीजें शरद पवार ने महाराष्ट्र में शुरू की। उन्होंने पहली बार 1978 में पुलोद यानी कि पुरोगामी लोकशाही दल सरकार का प्रयोग किया था। महाराष्ट्र ने पहले कभी ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम नहीं देखे थे। ये सभी चीजें पवार से शुरू हुई और पवार पर ही खत्म हुई। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर ये शरद पवार की बात कर रहे हैं।
राज ठाकरे ने ये तक कह दिया कि प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल अपने दम पर और शरद पवार के आशीर्वाद के बिना अजीत पवार के साथ नहीं जाएंगे। भारत चांद पर पहुंचने की एक और कोशिश करने जा रहा है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के जरिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 को GSLV Mark 3 रॉकेट के साथ जोड़ा गया है, जिसके ताज़ा तस्वीरें जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं वो आपके सामने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ट्वीट में इस बात की जानकारी दी थी। चंद्रयान 3 को 13 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई है। अब 13 से 19 जुलाई का वक्त इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर कहीं पर कोई टेक्निकल इशू आता है या फिर मौसम में कोई बदलाव होता है तो उसके हिसाब से रॉकेट को लॉन्च किया जा सकेगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनते हैं। Currently, the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with a rocket compartment that's called a payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days, the rocket assembly will be completed. Then we go through a rigorous testing program. Then we'll assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and we'll go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July. And we will take the earliest possible date, maybe 12th, maybe 13th, or maybe 14th. We don't go towards the end unless there is a technical issue cropping up. That's why there is no exact date today announced, and we will come to that exact date after all the tests are completed. So people are giving rumors of various dates, so it doesn't matter. Final date will be within this. So because the report suggests that on 13th to 30, on 13th is the date decided for the Chandrayaan. What is your take? No, it is not yet decided. When I say it is not decided, who else is deciding? I don't know. Artemis Accord is very important for India and US. Both the countries have signed it. How big is this for the space in India? See, we are looking at Artemis Accord as a political engagement with the US, basically. It is a statement of intent that when US is proposing a collaborative work in the space sector, especially exploration of outer planets in a very cordial atmosphere between different nations, we agree with that. So it has a big statement, especially we would like to work with the US, especially on technologies which are high-end. Space is one of them. So once you do that, I believe that it will open new opportunities for industries who are in Indian industries who are working in space sector to work with the US companies who are equally working in the space sector. So the advancement of the electronics, new processors, etc. takes place in US, and this access to this new technology to the Indian companies is so important for them to innovate and bring up value, which will give an opportunity to market them in US market. This is precisely the objective for us. So we would like to make sure the Indian companies contribute to the US space program. It's not a great thing, no? So the US sees it as an opportunity because Indian companies have the technological strength today. They have a cost effectiveness and they have a low development cycle time, which they want to bank on. So it is the purpose that it is jointly developed this whole accord signing for the benefit of US as well as the benefit of India. Last up would be on the Aditya, sir. Everybody is curious on the update on Aditya. It's a very big project. What is the update on that? Update is that satellites is now getting integrated. The payloads are developed by various agencies. It has reached the satellite center. Currently, payloads are getting integrated with the satellite, and it will go through a series of testing, including thermovag, vibration, so many things. And after that, we will have the launch. It goes in a PSLV. But before that, another PSLV launch is scheduled end of July. So that will send a commercial launch. So after that, we are already starting another building a next PSLV. And we are targeting by August 10th that Aditya can go. अब इसरो का क्या प्लान है उसको भी थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हैं। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर के साथ चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा पहले करेगा और ये मिशन भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की तरह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसरो चंद्रमा की तरह सतह पर जो है दूसरी बार लैंडर को उतारने का प्रयास कर रहा है। पिछली बार की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब भारत चांद की सतह से बस कुछ ही दूर रह गया था। पीएम मोदी भी उस वक्त इसरो के दफ्तर में मौजूद थे।
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 2 मिशन से सीख लेते हुए इस बार कई सुधार किए हैं। साल 2019 में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण लैंडर चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, उससे संपर्क भी टूट गया था। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर को धीरे से चंद्रमा पर उसकी सतह पर उतारने की कोशिश और योजना बनाई गई है। इसके बाद लैंडर से निकलकर रोवर जो चांद की सतह है उसके आसपास की जो तापीय चालकता है, तापमान है और जो भूकंपीय गतिविधियां हैं उसको मापने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अन्य जानकारी भी पृथ्वी तक इसरो के जरिए पहुंचाई जाएगी। यूपी के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। कारण यह है कि उनका और उनके पति के साथ तलाक पर विवाद। एसडीएम ज्योति मौर्य के कई वीडियोस और ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। हालांकि दैनिक जागरण किसी भी वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है, इस मामले में क्या है और इस पर आपको जो डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। एसडीएम ज्योति के पति आलोक मौर्य एक 4th ग्रेड एम्प्लॉई हैं। उनका आरोप है कि यूपीपीएससीएस को क्वालिफाई करने के लिए आलोक ने पत्नी ज्योति की मदद की, पढ़ाई के लिए पैसे खर्च किए और एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य का संबंध दूसरे एक अधिकारी से हो गया। इस सब के बाद ज्योति और उनके प्रेमी के बीच हुई बातचीत के कई व्हाट्सएप चैट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनको हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको ब्लर किया गया है क्योंकि जो इसमें बातें हैं वो हम आप तक नहीं पहुँचा सकते हैं। कुछ ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं जिसमें आलोक और ज्योति की बातचीत है। साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर फर्श पर बैठी ज्योति आलोक से चिल्लाते हुए बातचीत कर रही हैं। लेकिन इस सब वायरल पोस्ट में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि दैनिक जागरण किसी भी वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब ज्योति की तरफ से आलोक पर दहेज उत्पीड़न का भी शिकायत की गई है, लेकिन एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ज्योति मौर्य के पिता ने यह आरोप लगाया है कि आलोक के परिवार ने झूठ बोलकर 2010 में शादी की थी। इस शादी के कार्ड में आलोक के नाम के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है, हालांकि वो 4th ग्रेड एम्प्लॉई हैं। तो आपको बता दें कि एक ये निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। वहीं आलोक मौर्य ने बताया कि साल 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। 2015 में ही उन्होंने जुड़वा बेटियों को जन्म भी दिया। आलोक मौर्य का आरोप है कि साल 2020 में उनकी पत्नी होमगार्ड कमांडेंट के संपर्क में आई थी और फिर उससे दूर होती चली गईं, यानी कि उनके पति से। और पति का आरोप ये भी है कि पत्नी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की साजिश रच रही हैं। नमस्कार, जागरण लाइव में आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है सैयद सोबान। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन को। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ रविवार को ली थी अजीत पवार ने। उसके बाद बुधवार को अजीत पवार गुट और चाचा शरद पवार गुट ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद जीत अजीत पवार खेमे की मानी जा रही है। वहीं अगर आप दूसरी तस्वीर में देखेंगे तो भारत चांद पर पहुंचने की एक और कोशिश करने जा रहा है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के जरिए
तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 को GSLV मार्क 3 रॉकेट के साथ जोड़ा गया है, जिसके ताज़ा तस्वीरें हैं वो आपके सामने आपको नजर आ रही हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यूपी के बरेली की SDM ज्योति मौर्य पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं। कारण है उनका और उनके पति आलोक मौर्य के साथ तलाक पर विवाद। SDM ज्योति मौर्य के कई वीडियो और ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि दैनिक जागरण किसी भी वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सामने क्या कुछ निकल के आ रहा है, मामला क्या है, इस पर हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी CM की शपथ रविवार को अजीत पवार ने ले ली थी, जिसके बाद बुधवार को अजीत पवार गुट और चाचा शरद पवार गुट ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद जीत अजीत पवार खेमे की मानी जा रही है। शक्ति प्रदर्शन के दौरान अजीत पवार ने चाचा शरद पवार पर हमला बोला और उनकी उम्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी में नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, आपकी उम्र 80 के पार हो गई है, आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते। अजीत पवार ने आगे कहा कि 2004 में कांग्रेस से ज्यादा विधायक होने के बावजूद एनसीपी के CM पद का मौका खो दिया था और अजीत पवार ने कहा कि मैं चुप बैठा तो लोग समझेंगे मुझ में ही खोट है। शरद पवार हमारे देवता हैं, हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं लोगों के कल्याण के लिए अपनी कुछ परियोजनाओं को लागू करने के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह से ही 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी। अजीत पवार ने कहा कि 2017 में भी हमारी वर्षा बंगले पर मीटिंग हुई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं छगन भुजबल, जयंत पटेल के आदेश पर मैं और कई अन्य लोग वहां गए थे। वहां बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए थे। हमारे बीच कैबिनेट पोर्टफोलियो आवंटन और मंत्रियों के पदों पर चर्चा हुई, लेकिन बाद में हमारी पार्टी ने कदम पीछे कर लिए। वहीं पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार के साथ पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक में कहा गया था और जब मैंने वहां का दृश्य देखा तो मुझे हंसने का मन हुआ। वहां पर 17 विपक्षी दल थे, उनमें से 7 के पास केवल एक लोकसभा में सांसद है और एक पार्टी है जिसके पास एक भी सांसद नहीं है। उनका दावा है कि बदलाव लाएंगे। हमने NDA में शामिल होने का जो फैसला लिया है वो देश और हमारी पार्टी के लिए है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। वहीं अब NCP का मामला निर्वाचन आयोग तक भी पहुंच चुका है। अजीत पवार ने पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। सूत्रों के अनुसार बाद में NCP के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर अजीत पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र भी दायर किया गया था। और इस बीच NCP के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल के जरिए इस बारे में अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया है, जहां पर श्री पाटिल ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। MNS नेता राज ठाकरे ने भी इस सियासी हंगामे पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि शरद पवार के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि राज्य में जो हुआ वो बहुत घृणित है। ये राज्य के मतदाताओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। ये सब चीजें शरद पवार ने महाराष्ट्र में शुरू की। उन्होंने पहली बार 1978 में पुलोद यानी कि पुरोगामी लोकशाही दल सरकार का प्रयोग किया था। महाराष्ट्र ने पहले कभी ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम नहीं देखे थे। ये सभी चीजें पवार से शुरू हुई और पवार पर ही खत्म हुई। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर ये शरद पवार की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे ने ये तक कह दिया कि प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल और छगन भुजबल अपने दम पर और शरद पवार के आशीर्वाद के बिना अजीत पवार के साथ नहीं जाएंगे। भारत चांद पर पहुंचने की एक और कोशिश करने जा रहा है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के जरिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में
चंद्रयान 3 को GSLV Mark 3 रॉकेट के साथ जोड़ा गया है, जिसके ताज़ा तस्वीरें जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं वो आपके सामने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ट्वीट में इस बात की जानकारी दी थी। चंद्रयान 3 को 13 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई है। अब 13 से 19 जुलाई का वक्त इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर कहीं पर कोई टेक्निकल इशू आता है या फिर मौसम में कोई बदलाव होता है तो उसके हिसाब से रॉकेट को लॉन्च किया जा सकेगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनते हैं। So currently the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with the rocket compartment that's called the payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days the rocket assembly will be completed. Then we go through a series rigorous testing program. Then we'll assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July, and we will take the earliest possible date, maybe 12th, maybe 13th, or maybe 14th. We don't go towards the end unless there is a technical issue cropping up. That's why there is no exact date today announced, and we will come to that exact date after all the tests are completed. So people are giving rumors of various dates, so it doesn't matter. Final date will be within this. So because the report suggests that on 13th to 30, on 13th is the date decided for the Chandrayaan. What is your take? No, it is not yet decided. When I say it is not decided, who else is deciding? I don't know. Artemis Accord is very important for India and US. Both the countries have signed it. How Yeah. big is this for the space in India? See, we are looking at Artemis Accord as a political engagement with the US, basically. It is a statement of intent that when US is proposing a collaborative work in the space sector, especially exploration of outer planets in a very cordial atmosphere between different nations, we agree with that. So it has a big statement, especially we would like to work with the US, especially on technologies which are high end. Space is one of them. So once you do that, I believe that it will open new opportunities for industries who are in Indian industries who are working in space sector to work with the US companies who are equally working in the space sector. So the advancement of the electronics, new processors, etc. takes place in US, and this access to this new technology to the Indian companies is so important for them to innovate and bring up value, which will give an opportunity to market them in US market. This is precisely the objective for us. So we would like to make sure the Indian companies contribute to the US space program. It's not a great thing, no? So the US sees it as an opportunity because Indian companies have the technological strength today. They have a cost effectiveness and they have a low development cycle time, which they want to bank on. So it is the purpose that it is jointly developed this whole accord signing for the benefit of US as well as the benefit of India. Last up would be on the Aditya, sir. Everybody is curious on the update on Aditya. It's a very big project. What is the update on that? Update is that satellites is now getting integrated. The payloads are developed by various agencies. It has reached the satellite center. Currently, payloads are getting integrated with the satellite, and it will go through a series of testing, including thermovag, vibration, so many things. And after that, we will have the launch. It goes in a PSLV. But before that, another PSLV launch is scheduled end of July. So that will send a commercial launch. So after that, we are already starting another building a next PSLV. And we are targeting by August end that Aditya can go. अब इसरो का क्या प्लान है उसको भी थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हैं। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर के साथ चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा पहले करेगा और ये मिशन भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की तरह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसरो चंद्रमा की तरह सतह पर जो है दूसरी बार लैंडर को उतारने का प्रयास कर रहा है। पिछली बार की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब भारत चांद की सतह से बस कुछ ही दूर रह गया था। पीएम मोदी भी उस वक्त इसरो के दफ्तर में मौजूद थे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 2 मिशन से सीख लेते हुए इस बार कई सुधार किए हैं। साल 2019 में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण लैंडर चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, उससे संपर्क भी टूट गया था। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर को धीरे से चंद्रमा पर
उसकी सतह पर उतारने की कोशिश और योजना बनाई गई है। इसके बाद लैंडर से निकलकर रोवर जो चांद की सतह है उसके आसपास की जो तापीय चालकता है, तापमान है और जो भूकंपीय गतिविधियां हैं उसको मापने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अन्य जानकारी भी पृथ्वी तक इसरो के जरिए पहुंचाई जाएगी। यूपी के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। कारण यह है कि उनका और उनके पति के साथ तलाक पर विवाद। एसडीएम ज्योति मौर्य के कई वीडियोस और ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। हालांकि दैनिक जागरण किसी भी वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है, इस मामले में क्या है और इस पर आपको जो डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। एसडीएम ज्योति के पति आलोक मौर्य एक 4th ग्रेड एम्प्लॉई हैं। उनका आरोप है कि यूपीपीएससीएस को क्वालिफाई करने के लिए आलोक ने पत्नी ज्योति की मदद की, पढ़ाई के लिए पैसे खर्च किए और एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य का संबंध दूसरे एक अधिकारी से हो गया। इस सब के बाद ज्योति और उनके प्रेमी के बीच हुई बातचीत के कई व्हाट्सएप चैट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनको हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको ब्लर किया गया है क्योंकि जो इसमें बातें हैं वो हम आप तक नहीं पहुँचा सकते हैं। कुछ ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं जिसमें आलोक और ज्योति की बातचीत है। साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर फर्श पर बैठी ज्योति आलोक से चिल्लाते हुए बातचीत कर रही हैं। लेकिन इस सब वायरल पोस्ट में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि दैनिक जागरण किसी भी वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब ज्योति की तरफ से आलोक पर दहेज उत्पीड़न का भी शिकायत की गई है, लेकिन एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ज्योति मौर्य के पिता ने यह आरोप लगाया है कि आलोक के परिवार ने झूठ बोलकर 2010 में शादी की थी। इस शादी के कार्ड में आलोक के नाम के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है, हालांकि वो 4th ग्रेड एम्प्लॉई हैं। तो आपको बता दें कि एक ये निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। वहीं आलोक मौर्य ने बताया कि साल 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। 2015 में ही उन्होंने जुड़वा बेटियों को जन्म भी दिया। आलोक मौर्य का आरोप है कि साल 2020 में उनकी पत्नी होमगार्ड कमांडेंट के संपर्क में आई थी और फिर उससे दूर